हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। इस चैनल पे हम लोग पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग क्लास 12th के बोर्ड्स का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और 2026-27 के लिए जो पूरा आपका सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का वो यहाँ पर कवर कराया जाएगा आपको। एनसीईआरटी को हम लोग प्रेफर करेंगे, पूरा डिटेल में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, है ना। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स मेकिंग करना है ना, और आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस कराना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको इस चैनल पे मिलने वाली हैं। इसके अलावा अगर आपको सीयूईटी का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ भी हम लोग एनसीईआरटी को ही पढ़ रहे हैं। तो सीयूईटी के लिए एनसीईआरटी ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब एनसीईआरटी के बाहर बेसिकली कुछ पढ़ना नहीं होता अगर आप पॉलिटिकल साइंस देने वाले हैं सीयूईटी में। तो चाहे वो इस साल देने वाले हों, चाहे अगले साल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, वैसे भी ये चैनल आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है सीयूईटी के लिए स्पेसिफिकली। इसके अलावा अगर आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देना हो, तो वहाँ भी एनसीईआरटी जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। और क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस वैसे भी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी भी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो एक रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ा है पहली बार अगर आप स्टार्ट ही कर रहे हैं तो उसके लिए भी अच्छा है कि आपको जो है वो सामने से कोई मिल जाएगा जो एनसीईआरटी पढ़ रहा है। आपको बस सामने में बुक लेके बैठना है और मिलाते हुए चलना है कि हाँ क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या पूरा मतलब डिटेल एक्सप्लेनेशन एक तरीके से आपको मिल रहा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैप्टर हमारा सबसे पहला एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है। ये कौन से बुक का चैप्टर है? तो देखिए, पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली 2 बुक है, ये बात आपको अभी तक पता चल चुकी होगी, है ना। तो क्लास 12th में 2 बुक है पॉलिटिकल साइंस का। एक बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स का और दूसरा बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो हम लोग यहाँ पर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाले बुक का पहला चैप्टर जो कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली हमको वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो कोल्ड वॉर का पूरा सिचुएशन था उसके बारे में एक बेसिक आइडिया देता है। कोल्ड वॉर आप जानते हैं, और अगर नहीं भी जानते हैं तो ध्यान से सुन लीजिए कि कोल्ड वॉर बेसिकली 2 ग्रुप्स के बीच की लड़ाई है। जो ऐसी लड़ाई है कि जो ज़मीनी तौर पर तो नहीं लड़ी गई, है ना। मतलब बेसिकली ऐसा आर्मी के बीच में कोई या एयरफोर्स के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुआ वैसा, जहाँ की बहुत सारा वायलेंस हो, उस टाइप का लड़ाई नहीं था। एक आइडियोलॉजिकल वॉर था, है ना, एक डिप्लोमेटिक वॉर था, एक कहिए वॉर जो है वो सुपरमेसी के लिए था। 2 ग्रुप्स जो एक दूसरे को हराना चाहती थी, पूरी दुनिया को ये बताना चाहती थी कि उन दोनों पावर्स में से वो सबसे सुपर पावर है। और ये 2 ग्रुप्स कौन है ये आप जान लीजिए। तो ये 2 ग्रुप्स है। एक ग्रुप है यूएसए, जो बेसिकली जितनी कंट्रीज़ के साथ अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था वो सारी कंट्रीज़ कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ थी। एक तरीके से कैपिटलिस्ट कंट्री आप समझते होंगे, ऐसा कंट्री जो थोड़ा सा क्या उसको बोलते हैं, प्राइवेटाइजेशन की तरफ जो है वो ज़्यादा ध्यान देता है ना। सारा जो जिम्मेदारी है वो सरकार के पास नहीं है, प्राइवेट एजेंसीज़ हैं जो सरकार के साथ जो है वो काम कर रही हैं, या सरकार के लिए काम कर रही है या देश के लिए काम कर रही है, वैसे समझ लीजिए। इसके अलावा इसके सामने में जो ग्रुप था वो दूसरा ग्रुप था यूएसएसआर, ठीक है। और यूएसएसआर जो है वो सोवियत ब्लॉक एक तरीके से उसको हम लोग कहते हैं। यूएसएसआर का फुल फॉर्म जो है वो आपको ऐसे भी किताब में मिल जाएगा, है ना, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 9th की हिस्ट्री में। अगर आप क्लास 9th का हिस्ट्री थोड़ा बहुत याद करेंगे तो वहाँ एक चैप्टर था रशियन रेवोल्यूशन करके। रशिया जो है वो सबसे पहले यूएसएसआर का ही पार्ट था, ठीक है। तो वहाँ यूएसएसआर के बारे में बात हुआ है, वहाँ सोवियत संघ के बारे में बात हुआ है। तो वहाँ से आप जो है वो रिलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यूएसएसआर जो है वो सोशलिज्म को फॉलो करता था और वो कंट्री जो है वो कम्युनिस्ट कंट्री कहलाती थी, ठीक है। तो 2 आइडियोलॉजिकल लड़ाई है, एक है कैपिटलिस्ट कंट्री के बीच में और दूसरा कम्युनिस्ट कंट्री के बीच में लड़ाई है, ठीक है। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे की आइडियोलॉजी को मात देना चाहते हैं और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये जो है वो सुपर पावर है। यही दोनों ग्रुप्स जो है वो पूरी दुनिया के 2 पोल्स कहला रहे हैं, वैसे आप समझिए तो, है ना। जैसे यूएसए जो है वो एक पोल हो गया, यूएसएसआर दूसरा पोल हो गया, दोनों कम्प्लीटली अपोजिट। इसी को कहते हैं बाइपोलैरिटी। और इसी का जब अंत होगा तो वही हमारे चैप्टर का नाम है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। अब ये दोनों ये जो लड़ाई है, ये जो कोल्ड वॉर है, ये एक तरीके से ख़त्म हो रही है। अब ये जो ख़त्म हो रही है तो निश्चित है कि दोनों में से कोई एक ग्रुप जीतने वाला है। तो अगर आप थोड़ा बहुत भी आइडिया रखते हैं कोल्ड वॉर का, तो आपको पता है कि जो कैपिटलिस्ट ग्रुप है, जो अमेरिका का ग्रुप है, वो यूएसए का ग्रुप है, वो जीतने वाला है और यूएसएसआर जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। तो उसी के बारे में जो है वो हमको बताया जाएगा, पूरे चैप्टर में समझाया जाएगा। उसका एक ओवरव्यू जो है वो आपको पहले पेज पर ही दिया हुआ है, उसको आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ओवरव्यू को ही सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देखिए, कहता है द
which had been built at a height of the Cold War and was its greatest symbol, was toppled by the people in 1989. अब कहा गया है कि जो बर्लिन वॉर के बारे में बात किया गया है। अब ये बर्लिन वॉर क्या है? देखिए, बर्लिन वॉल जो है, बर्लिन की दीवार जो है, बर्लिन जगह को आप याद कीजिए, कहाँ पर है ये है जर्मनी में, ठीक है। और जर्मनी, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको समझना पड़ेगा वर्ल्ड वॉर 2 का। आपने पहले से ये पढ़ा है, 9th में हो, 10th में हो, है ना, आपने को ये बताया गया है कि वर्ल्ड वॉर 2 कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ। 1939 में ये स्टार्ट होता है, 45 तक चलता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर कब शुरू हुआ? तो कोल्ड वॉर यही 1945 के बाद से शुरू हो जाता है। कोल्ड वॉर जो है वो 1945 के बाद से शुरू हो जाता है और चलता कब है? 1990 तक या 91 तक, आप जैसे भी कह सकते हैं इसको। तो वो डिटेल में हम लोग आगे समझेंगे। अब होता क्या है, पूरा सिनारियो समझ लीजिए। वर्ल्ड वॉर 2 की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर 2 आप बताइए कि कौन से दो ग्रुप्स के बीच में लड़ा गया था? याद कीजिए, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा गया था दो ग्रुप्स के बीच में, जिसमें से एक का नाम था सेंट्रल पावर और दूसरे का नाम था एलाइड पावर, ठीक है। ये दो ग्रुप था, एक सेंट्रल पावर था और एक अलाइड पावर था। सेंट्रल पावर में कौन कौन सी कंट्री आती थी? तो जर्मनी है, हंगरी है, ऑटोमन एम्पायर था, ऑस्ट्रिया है। तो ये सारी कंट्रीज जो है वो सेंट्रल पावर में आती थी। एलाइड पावर में कौन सी कंट्री आ रही है? तो जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और यूएसएसआर, ऑब्वियसली रशिया आप कह सकते हैं उसको। तो ये सब जो है वो एलाइड पावर था। वर्ल्ड वॉर 2 में जीता कौन? तो जीता वही एलाइड पावर। जब एलाइड पावर जीत गया तो अब यूएसए और यूएसएसआर, ब्रिटेन और फ्रांस, ये ग्रुप तो जीत चुका है। इसके बाद इस जीते हुए ग्रुप में भी आपस में ये लड़ाई हुआ कि भाई दोनों में से जो दो ग्रुप बट गया, अमेरिका का और यूएसएसआर का, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई कि अब हम दोनों में से ज़्यादा सुपीरियर कौन है, ज़्यादा सुपर पावर किसको कहा जाए पूरी दुनिया में। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर कोल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हुआ था। अब सेंट्रल पावर में जो कि जर्मनी थी, ऑब्वियसली हार गया। आपको पता है कि एडोल्फ हिटलर जो है वो उसने आत्महत्या कर ली थी 1945 में, अप्रैल में ही। अब जब जर्मनी ने वॉर हारा तो फिर उसके बाद जर्मनी में जो बर्लिन, जो वहाँ का शहर है जिसको शायद जर्मनी का कैपिटल भी कहा जाता है, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि बर्लिन जो है वो दो हिस्सों में बट गया था। एक था ईस्ट बर्लिन और दूसरा था वेस्ट बर्लिन। अब जो ईस्ट बर्लिन था, बर्लिन में जो ईस्ट बर्लिन था वो सपोर्ट करता था यूएसएसआर को। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है वो सारी कंट्री, सारे जो लोग थे वो सब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। इसके इधर साइड था वेस्ट बर्लिन। वेस्ट बर्लिन के लोग जो हैं वो अमेरिका को फॉलो करते थे, अमेरिका को एडमायर करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस है, यहाँ पर के लोग जो आइडियोलॉजी रखते हैं वो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है। अब हुआ क्या था कि जो ईस्ट बर्लिन के लोग थे वो देख रहे हैं कि भाई वेस्ट बर्लिन के लोग तो ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ऐसे भी एडवांस है, जो कैपिटलिस्ट हैं उनके पास पैसा है, प्राइवेट ओनरशिप है चीज़ों की, तो डेवलपमेंट तो उधर होगा, ये बात तो है सही। और इनिशियल डेवलपमेंट वहाँ पर हुआ भी। तो उस वजह से ईस्ट बर्लिन के लोग जो है वो ज़्यादा एक तरीके से फैंटेसाइज हो गए ये देखकर कि भाई वेस्ट बर्लिन के लोग तो जो है वो ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं। और यहाँ से लोग ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन की तरफ ट्रांसफ़र होने लगे, बहुत सारे लोग जो है वो माइग्रेट करने लगे इधर से। ये बात यूएसएसआर को जो है वो पसंद नहीं आएगी ऑब्वियसली, क्योंकि लोग जो है वो इधर से उधर जा रहे हैं, ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस वजह से ही ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को डिवाइड करने के लिए एक वॉल बना दिया गया, एक दीवार बना दी गई, जिसको कि यहाँ पर कहा गया है बर्लिन वॉर। ठीक है, जिसको कि यहाँ पर कहा गया है बर्लिन वॉर। यहाँ पर आप देखेंगे बर्लिन वॉल। ठीक है, बर्लिन वॉल क्यों बनाया गया था? क्योंकि ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को बीच से डिवाइड करना था। अब ये कंस्ट्रक्शन कब हुआ? तो ये हुआ था 1961 में। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हुआ था 1961 में। स्पेसिफिक डेट अगर देखें तो 13 अगस्त को जो है वो कहा जाता है। हालांकि एग्ज़ाम में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि भाई किस दिन स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन, बट ये है कि हाँ 1961 में जो है वो ये इसको स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा जब कंस्ट्रक्शन हो गया, बन गया, डिवाइड हो गई, तो अब ये लड़ाई तो है वो लंबा चला। ठीक है, अब आपको पता है कि कोल्ड वॉर जो है वो कब ख़त्म हुआ है? 1990-91 के आसपास। तो अब बात ये है कि अब ये 1961 से लेकर करीब करीब 28 साल 1989 तक जो है वो ये वॉल ऐसे ही बरकरार रही। लेकिन बाद में क्योंकि लोगों को ये समझ में आ गया था कि भाई यूएसएसआर जो है वो उस तरीके से ठीक तरीके से अपनी सरकार नहीं चला पा रही है और हम लोग को अब जो है वो ये यूएसएसआर का जो सुपरमेसी है वो नहीं चाहिए, तो वो लोग जितने भी लोग थे
जितने भी पब्लिक थी वहाँ की, उन्होंने डिसाइड किया और फिर बाद में इस बर्लिन वॉल को तोड़ दिया गया। तो आप जब फर्स्ट पेज पे देखेंगे तो आपको जो है वो पिक्चराइजेशन भी, वो पिक्चर भी दिखेगा जहाँ पर बर्लिन वॉल को तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि द बर्लिन वॉल विच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट ऑफ कोल्ड वॉर एंड वॉज इट्स ग्रेटेस्ट सिंबल वॉज टॉपल्ड बाय द पीपल इन 1989। तो 1989 में जो है वो उस दीवार को तोड़ दिया गया। This dramatic event was followed by an equally dramatic and historic chain of events that led to the collapse of Second World and the end of the Cold War। तो यही वो कह रहा है कि जब बर्लिन की दीवार जो है वो गिराई गई 1989 में, इसके बाद बहुत सारी घटनाएं हुई और इन सारी घटनाओं की वजह से बाद में क्या हुआ कि सेकंड वर्ल्ड कोलैप्स कर गया। अब ये सेकंड वर्ल्ड क्या था? तो देखिए, हम आपको स्टार्टिंग में बताएं कि जब कोल्ड वॉर हुआ तो 2 ग्रुप बन गया, एक अमेरिका का ग्रुप और दूसरा यूएसएसआर का ग्रुप। इन दोनों ग्रुप को 2 वर्ल्ड कहा जाता था। फर्स्ट वर्ल्ड यूएसए और उसके साथ जितने भी कंट्रीज़ उसके सपोर्ट में थी वो सब। सेकंड वर्ल्ड यूएसएसआर और उसके साथ जितना भी कंट्रीज़ था वो सब सेकंड वर्ल्ड कहलाता था। इसके अलावा एक थर्ड वर्ल्ड भी था, तो वो पूरे किताब में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। तो वो जो है वो इन दोनों में से किसी की तरफ नहीं था, या फिर ये कहिए कि दोनों की तरफ था। ठीक है, वो किसी एक ग्रुप का हिस्सा नहीं था, तो वो थर्ड वर्ल्ड है। हम लोग को ये बताया जा रहा है कि 1989 के बाद सेकंड वर्ल्ड कोलैप्स कर गया। तो सेकंड वर्ल्ड कोलैप्स करने का मतलब ये हुआ कि जो यूएसएसआर है वो पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो गया, ख़त्म हो गया। उसके साथ जितना भी जो कंट्री सब मिल के साथ में चल रहा था वो सब अब अलग अलग हो गया, कोई अब यूएसएसआर के अंदर नहीं रहना चाहता है। जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज यूनाइटेड। तो जिस जर्मनी को सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन बोल के पूरा जर्मनी जो है वो बांट दिया गया था, अब क्योंकि वो दीवार ऑब्वियसली टूट गई है, बर्लिन वॉल से जो दीवार है वो टूट गई है, तो अब जर्मनी जो है वो वापस यूनाइटेड हो गया। ठीक बात है। इसके अलावा क्या लिखा हुआ है? वन आफ्टर द अनदर द ईस्ट 8 यूरोपियन कंट्रीज दैट वेयर पार्ट ऑफ द सोवियत ब्लॉक रिप्लेस्ड देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन रिस्पॉन्स टू मास डिमॉन्स्ट्रेशन। धीरे धीरे क्या हुआ कि जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी जो सोवियत ब्लॉक का पार्ट थी, मतलब यूएसएसआर के साथ जुड़ी हुई थी, 8 यूरोपियन कंट्रीज़ की बात हो रही है यहाँ पर, तो वो सारी कंट्रीज़ धीरे धीरे जो है वो अपनी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को वहाँ से हटा देती है और अपने आप को जो है वो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर लेती है बेसिकली, या डेमोक्रेटिक हो जैसे हो वो लोग जो है वो बेसिकली। अब क्या है कि वो लोग कम्युनिस्ट गवर्नमेंट नहीं चाह रहे थे, तो मास डिमॉन्स्ट्रेशन के हेल्प से हो चाहे वायलेंट तरीके से हो, जैसे भी हो, उन्होंने अपनी सरकार को हटा दिया वहाँ से, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। इसके बाद द सोवियत यूनियन स्टूड as the Cold War began to end not by military means but as a result of mass action by ordinary men and women। कोई मिलिट्री हमला नहीं हुआ था सोवियत यूनियन के ऊपर, यूएसएसआर के ऊपर, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग थे उनको जो है वो ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने ही अपने रेवोल्यूशन के तहत इस पूरे यूएसएसआर को जो है वो ख़त्म कर दिया, पूरे कोल्ड वॉर को जो है वो ख़त्म कर दिया। इवेंचुअली दिस सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड। और इस चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि भाई क्या कारण है इस डिसइंटीग्रेशन का, क्यों यूएसएसआर जो है वो ख़त्म हो गया, कैसे हम लोग जो है वो चीज़ों को समझेंगे, जानेंगे कि भाई ये सेकंड वर्ल्ड क्या था, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि 2 सुपर पावर अगर है, दोनों जो है वो अपना लड़ाई लड़ रहा है, तो एक कमज़ोर कैसे पड़ गया, क्या दिक्कत हुआ, तो उन सारी चीज़ों को जो है वो इसमें जानेंगे हम लोग। ठीक है। इसके अलावा we will also discuss what happened to that part of the world after the collapse of communist regime and how India relate to these countries now। तो जो कम्युनिस्ट रिजाइम में जो भी कंट्रीज़ थी, सोवियत ब्लॉक में जो कंट्रीज़ थी, उसके साथ क्या हुआ जब यूएसएसआर ख़त्म हो गया, तो उन सारे देशों का क्या हुआ ये समझेंगे, और कैसे इंडिया जो है वो इन सारी कंट्रीज़ के साथ अब रिलेशन डेवलप करके रख रहा है, वो चीज़ हम लोग को समझना है। अब आप देखिए जो फर्स्ट पेज पर जो फोटोग्राफ है, तो उसके बारे में नीचे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको कह रहा है कि दी बर्लिन वॉल सिम्बोलाइज्ड द डिवीजन बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड द कम्युनिस्ट वर्ल्ड। तो जो ये बर्लिन वॉल थी ये क्या दिखा रही है, एक तरीके से डिवीजन दिखा रही है, किसके बीच में, जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है और जो कम्युनिस्ट वर्ल्ड है। जैसा कि हमने आपको बताया, कैपिटलिस्ट मतलब यूएसए और उसके ग्रुप, और कम्युनिस्ट वर्ल्ड जो यूएसएसआर और उसका ग्रुप। ठीक है। कब बनाया गया था इसको? 1961 में बनाया गया था। क्यों? क्योंकि ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन को जो है वो अलग अलग सेपरेट करना था। और ये कितना लंबा वॉल था? तो 150 किलोमीटर लंबा जो है वो ये वॉल था। कब तक
खड़ा रहा 28 साल तक, आपको बताए हैं 1961 में बनाया गया था, 1989 में जो है वो इसको तोड़ा गया, ठीक है। तो 1989 में जब तोड़ा गया तो जोड़ लीजिए 28 साल का समय हो गया। 9 नवंबर 1989 को, 13 अगस्त को बनाया गया था और 9 नवंबर को जो है वो इसको तोड़ा गया। दिस मार्क्ड द यूनिफिकेशन ऑफ 2 पार्ट्स ऑफ जर्मनी एंड द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द कम्युनिस्ट ब्लॉक। तो एक तरीके से जो ये दीवार जब तोड़ी गई तो समझ लीजिए कि यही जो है वो जर्मनी के 2 पार्ट्स हैं उसको अब मिला दिया गया, अब यूनिफिकेशन हो गया जर्मनी का, और जो कम्युनिस्ट ब्लॉक है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। तो पिक्चर में क्या क्या है वो चीज़ आपको बताया हुआ है कि लोग जो है वो वॉल में छेद कर रहे हैं उसको तोड़ने के लिए, है ना। धीरे धीरे फिर उस वॉल का एक सेक्शन जो है वो ओपन हो गया है क्योंकि लोग फ्री मूवमेंट अब कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे 1989 में जो है वो वॉल पूरी तरीके से गिरा दी गई है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, अब वो जो थर्ड वाला पिक्चर है आपका वो ये दिखा रहा है कि हाँ वॉल जो है वो किस तरीके से है। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो इंट्रोडक्शन है बेसिकली वो समझ में आया। इन केस अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया, बेसिकली ऐसा लगा कि हाँ चलो कोई एक ऐसी कहानी जिसके बारे में आप नहीं जान रहे हैं बहुत बेहतर, तो ये चैप्टर नहीं है, ये बस एक इंट्रोडक्शन है, आपको ये बता रहा है कि हाँ भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, इसके बाद जो है वो यूएसए और यूएसएसआर दोनों आपस में एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई में घुस गई जिसको कि हम लोग कोल्ड वॉर कहते हैं। वहाँ पर कोई न्यूक्लियर वेपन से लड़ाई नहीं हो रहा था, और सोचिए क्यों नहीं हो रहा था, आखिर कोल्ड वॉर क्यों हुआ। डायरेक्ट वॉर भी तो हो सकता था, दोनों देश आपस में लड़ता, डिसाइड कर लेता कौन ज़्यादा है पावरफुल है कौन नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि दोनों कंट्रीज़ जो थी वो न्यूक्लियर वेपन रखती थी, वो न्यूक्लियर स्टेट थी, न्यूक्लियर कंट्रीज़ थी वो। और जब 2 न्यूक्लियर कंट्रीज़ आपस में लड़ना होता है ना तो इस तरीके से नहीं लड़ता है, क्योंकि सबको पता है कि अगर एक दूसरे पे एटम बम मार देगा तो दूसरा भी मार देगा। और प्लस 2 बड़ी पावरफुल कंट्रीज़, एक तो ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 2 में ये लोग जीत गए, अलाइड पावर का हिस्सा है ये लोग और अगर ये लोग जो है वो लड़ने लगेगा तो समझ लीजिए कि पूरा दुनिया में फिर ख़त्म हो जाएगा कहानी, पूरा दुनिया ख़त्म हो जाता बेसिकली। तो यही सब सोच के ये दोनों कंट्रीज़ जो है वो आपस में लड़ाई तो नहीं लड़ी कम से कम, लेकिन एक लड़ाई जो है वो चल रही थी, कोल्ड वॉर चल रहा था, अपने आप को सुपीरियर दिखाना है। इसके अलावा जो है वो हालांकि डायरेक्ट वॉर ये लोग नहीं कर रहा था, लेकिन प्रॉक्सी वॉर सब बहुत चला है। प्रॉक्सी वॉर वो होता है जैसे आप नहीं लड़ रहे होते लेकिन आपके बदले में कोई कहीं और लड़ रहा है, वो जो बड़ी लड़ाई है उसको छोटे लेवल पे कहीं लड़ा जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है वो पता चलेंगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये कोल्ड वॉर का पूरा सिनेरियो जो आपको पढ़ाया जाएगा। इससे पहले कोल्ड वॉर के बारे में बहुत डिटेल था जो पिछले चैप्टर में था, उसको डिलीट कर दिया गया है, तो अब यहीं से जो है वो आपका बुक स्टार्ट होता है, ठीक है। 2 चैप्टर इसमें इस बुक में एक्स्ट्रा था जो कि अब डिलीट हो चुका है, तो अब चैप्टर्स ऑब्वियसली कम हो गए, 7 चैप्टर है अब। तो अब जो है वो हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो बेसिकली लाइन बाय लाइन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ से जो है वो चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है कि भाई व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम, आखिर ये सोवियत सिस्टम है क्या, ठीक है। सोवियत सिस्टम क्या है? तो देखिए सोवियत सिस्टम में के बारे में तो आप जानते हैं कि यूएसएसआर उसको कहा जाता है, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। क्लास 9th में हमने आपको बताया कि आप पढ़े हैं इसको बनाया कब गया, तो केम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917। याद करिए क्लास 9th रशियन रेवोल्यूशन, उसमें रशिया के अंदर रेवोल्यूशन की बात की गई थी, जहाँ पर वहाँ ज़ार निकोलस नाम का एक राजा हुआ करता था, उसको जो है वो हटाने के बाद एक नई गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर बनाई गई थी और वही सोवियत गवर्नमेंट जो है वो थी, है ना। व्लादिमीर लेनिन के बारे में आपने पढ़ा है, स्टालिन के बारे में पढ़ा है, तो लेनिन के बारे में तो आपको जो है वो यहाँ पर दिया हुआ भी है, इसको आप देख लीजिए, है ना, व्लादिमीर लेनिन के बारे में। तो इसको हम लोग अभी पढ़ लेंगे थोड़ी देर पे, अभी हम लोग ये समझ लेते हैं कि हाँ यहाँ क्या दिया हुआ है। तो सोवियत जो यूनियन है वो कब बनी? 1917 में। आपको पता है 1917 में 2 रेवोल्यूशन हुआ था, एक फरवरी का रेवोल्यूशन था, एक अक्टूबर का रेवोल्यूशन था। तो खैर हम लोग अभी क्लास 9 के डिटेल में ऑब्वियसली नहीं जाएंगे, बस हम लोग को ये पता होना चाहिए कि यूएसएसआर कब बना, तो 1917 में। द रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ सोशलिज्म एंड अपोज टू कैपिटलिज्म। तो ये बात यहाँ पर कहा गया है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि जो भी रेवोल्यूशन था रशिया में वो किस आइडिया पे बेस्ड था, तो वो सोशलिज्म के आइडिया पे बेस्ड था। सोशलिज्म का आइडिया ये कहता है कि जो भी प्रॉपर्टी है किसी भी स्टेट में वो सारे लोगों में इक्वली डिवाइडेड होनी चाहिए। जो वर्कर सोसाइटी है जो सबसे ज़्यादा मेहनत करती है किसी भी इंडस्ट्री को जो आगे बढ़ाने में, तो उन लोग को भी जो है वो उस प्रॉफिट का हिस्सा जो है वो मिलना चाहिए। तो सोशलिज्म जो है वो इस तरीके की बातें करती हैं। इसके अलावा एक कैपिटलिज्म है। तो कैपिटलिज्म जो आइडियोलॉजी है वो बोलती है कि जो है वो प्राइवेट ओनरशिप की बात करती है,
कि अगर कोई इंडस्ट्री है, उसका जो मालिक है तो प्रॉफिट तो उस वही रखेगा, वो तो आपको काम दे रहा है, तो और अच्छी बात है। तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है वो, अब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म एक दूसरे से अलग है। सोशलिज्म फॉलो करने वाले देश जो है वो कम्युनिस्ट देश कहलाते हैं, जैसे कि यूएसएसआर, मतलब रशिया अभी के टाइम में देख लीजिए, तो चाइना देख लीजिए अभी के टाइम में। इसके अलावा कैपिटलिस्ट सोसाइटी वो जो है वो अमेरिका के बारे में बात किया गया है कि जो भी वेस्ट कंट्रीज़ है ज़्यादातर वो सब कैपिटलिस्ट ही हैं, उसी तरीके से काम चल रहा है। तो जो रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था रशिया में, वो कह रहा है कि इट वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज्म एंड अपोज टू कैपिटलिज्म एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन सोसाइटी वो होता है जो इक्वलिटी की बात करता है कि सारे लोग जो है वो इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, है ना। तो ये बात जो है वो वहाँ पर कर गया। अच्छा, This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously design a society based on principle of equality। तो बोल रहा है कि ये सबसे बड़ा अटेम्प्ट था हिस्ट्री में अगर देखा जाए कि जहाँ पर आप जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला जो इंस्टीट्यूशन है उसको ख़त्म कर रहे हैं, जो फैक्ट्री का जो पूरा जो ढांचा चल रहा था कि भाई किस तरीके से जो वर्किंग कल्चर था लोगों का जो है वो बहुत ख़राब था, वेजेस जो है वो सही नहीं मिलते थे, कम पैसा मिल रहा है, ज़बरदस्ती काम कराया जा रहा है, वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा है, तो इस तरीके का समस्या था। वर्कर लोग जो है वो प्रोटेस्ट करता है, अपना सोवियत ग्रुप बनाता है और बाद में जाके जो है वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो रिजाइम है, जो कैपिटलिस्ट रिजाइम है, उसको ख़त्म करता है। तो आपको याद होगा आपने क्लास 9 में कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा था, तो वो सोशलिज्म के बहुत बड़े जो है वो एक तरीके से फिगर माने जाते हैं। एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजी जो है वो उनका मार्क्सिज्म जो है वो कहा जाता है, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। आप हायर स्टडीज़ में उसको पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो उसको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा आगे चल के। तो वो जो है वो कैपिटलिज्म के ही एकदम खिलाफ थे, तो उन्हीं का आइडिया था ये सोशलिज्म का। तो यही सोशलिज्म का जो है वो आइडिया है जो वहाँ पर रेवोल्यूशन हुआ और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी का जितना भी इंस्टीट्यूशन था, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, वो सब खत्म हो गया। This was perhaps the biggest attempt in human history to abolish the institution of private property and consciously design a society based on principle of equality, जो कि हमने आपको समझा दिया। In doing so, ऐसा करने में the makers of the Soviet system gave primacy to the state and institution of the party। तो कहा कि भाई ये जो भी हम लोग बदलाव कर रहे हैं, जो कैपिटलिज्म को ख़त्म करके जो हम लोग कम्युनिस्ट सोसाइटी बन रहे हैं या सोशलिज्म को फॉलो कर रहे हैं, यहाँ पर स्टेट का जो है वो सबसे बड़ा पावर रहेगा। जो सरकार है वो डिसाइड करेगी कि किस तरीके से लोगों को जो है वो उनका हिस्सा देना, उनका ड्यू देना है और समाज जो है वो कैसे बराबरी लाएगा। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन वाला अलाउड। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि जब भी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार कहीं भी बनी है तो वहाँ पर कोई भी ओपोजिशन पार्टी जो है वो अलाउड नहीं थी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, अब इसको आप प्रॉब्लम कहिए या उन लोगों के सरकार चलाने का तरीका समझिए, है ना, ये वही है बेसिकली। तो जो भी सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम था, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के अराउंड जो है वो चलता था पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उनको जो है वो कोई भी परमिशन नहीं था फंक्शन करने का। अब इसको आप कहाँ से समझ सकते हैं? देखिए, क्लास 9th में फिर हम आपको वापस ले जा रहे हैं। क्लास 9th का सिविक्स का बुक था, उसमें आपको डेमोक्रेसी के बारे में जो है वो पहला चैप्टर है और उसमें समझाया गया है कि डेमोक्रेसी कहाँ कहाँ है और कहाँ कहाँ बस दिखती है। तो वहाँ पर चाइना का एक एग्जांपल आपको दिया गया था, जहाँ पर कहा गया था, बताया गया था कि वहाँ पर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो किसी को भी इलेक्शन लड़ना हो, वो लड़ेगा तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के अंडर ही लड़ेगा, कोई भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। तो कैंडिडेट भले आप बदलते रह जाइए, जो जीतेगा वो अलग अलग आदमी हो सकता है, अलग अलग इंसान हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी एक ही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो ये वही बात कर रहा है, तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। ये एक ड्रॉबैक की तरह आप इसको समझ सकते हैं कि भाई सोवियत सिस्टम का जो एक फ़ीचर है, चाहे मान लीजिए आपको बोलेगा कि फ़ीचर ही बताइए, तो फ़ीचर आप समझ सकते हैं कि भाई कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन अलाउड नहीं थी उसके रेन के अलावा। द इकोनॉमी वॉज प्लान्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है कि पूरा इकोनॉमी जो है वो एक तरीके से प्लान्ड इकोनॉमी होता था, और कौन कंट्रोल कर रहा है? तो सरकार कंट्रोल कर रही है उसको, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है वो यहाँ पर नहीं रहेगा। कैपिटलिज्म में रहता है, अमेरिका में था, लेकिन यूएसएसआर में ऐसा नहीं है कहीं। ठीक बात है, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ रहा होगा, है ना। कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो आप तुरंत कमेंट करें, ठीक है। चीज़ें अगर आपको फास्ट लग रही होंगी या ऐसा लग रहा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो बिल्कुल बताइए, उसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना के भी आपको समझाया जा सकता है, इतना कोई बड़ा बात नहीं है। बस हाँ, ये है कि आपको बात समझ में आना चाहिए, तो हमारे से जितना पॉसिबल होगा उतना हम ज़रूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है, After the Second World War, the East European countries that the Soviet Army had liberated from the fascist forces came under the control of the USSR। अब एक मिनट इस बात को थोड़ा साइड रखते हैं।
समझते हैं कि देखिए यूएसएसआर तो इतने जगह पे बात किया गया है, सोवियत ये यूएसएसआर में कितनी कंट्रीज़ थी? क्या एक ही देश था जिसको यूएसएसआर कह रहे थे या एक से ज़्यादा देश थे? तो एक से ज़्यादा देश था जो सब आपस में ग्रुप बनाया हुआ था और वो सब को ही यूएसएसआर कहा जाता है। अब बात है कि यूएसएसआर में जो है वो कितना कंट्री था, कितना कंट्रीज़ जो है वो आता था। तो टोटल 15 कंट्रीज़ जो है वो उस समय में यूएसएसआर का हिस्सा थे। ठीक है, अब इन 15 कंट्रीज़ के नाम तो आपको ऑब्वियसली अभी क्लास 12th में याद नहीं रखने, लेकिन फिर भी हमने जो है वो नोट करके रखा हुआ है। आपको जो है वो अगर होगा तो यहीं पे स्क्रीन पर, अच्छा छोड़िए ना, अभी बता ही देते हैं आपको कि वो 15 कंट्रीज़ कौन कौन है, तो उसको आप चाहें तो नोट करके रख सकते हैं अभी ही। ठीक है, तो चलिए उसको जो है वो आप लिख लीजिए, लेकिन आपको बता देते हैं कि वो 15 कंट्रीज़ जो है वो कौन कौन है। तो सबसे पहला जो कंट्री है वो आपका रशिया होगा ऑब्वियसली। ठीक है, रशिया के बारे में तो आप समझ ही गए कि भाई यूएसएसआर है तो रशिया तो होगा ही उसमें। रशिया के बाद जो है वो आप कंट्री है उसका नाम लिख लीजिए, तुर्कमेनिस्तान। इसके अलावा एस्टोनिया, इसके अलावा यूक्रेन। यूक्रेन का नाम तो अभी आप सुने ही होंगे, रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है वो लड़ाई चल रही है। उसके बाद बेलारूस, उसके बाद उज़्बेकिस्तान, ये देख लीजिए। इसके बाद जो है वो आपका आ जाएगा कज़ाकिस्तान। इसके बाद है जॉर्जिया। इसके बाद है अज़रबैजान। इसके बाद है लिथुआनिया। इसके बाद है मोल्डोवा। इसके बाद है लाटविया। टोटल 15 देश है लाटविया। इसके बाद आता है किर्गिस्तान। इसके बाद आ जाएगा तजाकिस्तान। इसके बाद आ जाएगा आर्मेनिया। देख लेते हैं, 15 हो गया होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, तो ये 15 कंट्रीज़ है जो यूएसएसआर के अंदर आती थी। ठीक है, एक बार और नाम सुन लीजिए, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, एस्टोनिया, यूक्रेन, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, जॉर्जिया, अज़रबैजान, लिथुआनिया, मोल्दोवा, लाटविया, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और आर्मेनिया। तो ये 15 कंट्रीज़ है जो उसमें आती थी। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब यहाँ क्या कह रहा है? कह रहा है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फैसिस्ट फोर्सेस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द यूएसएसआर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि कुछ कंट्रीज़ थी जहाँ पर फैसिस्ट फोर्सेस काम करते थे। अब ये फैसिस्ट फोर्सेस क्या होते हैं? देखिए, फैसिस्ट फोर्सेस वो होते हैं जो एक आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं जिसका नाम है फैसिज्म। फैसिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो एक तरीके से अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट की तरह है। मतलब जैसे एक ही राजा होगा, वहाँ पर कोई जो है वो राजा के अलावा किसी और का बात माना नहीं जाता है। तो इस तरीके का जो गवर्नमेंट होता है ना, तो उसको फैसिस्ट गवर्नमेंट कहते हैं, जो फैसिज्म को फॉलो करता है, इस तरीके की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। और ऐसी 2 कंट्रीज़ का एग्जाम्पल आपके पास दिमाग में एक सेट होना चाहिए। एक कंट्री है इटली। ठीक है, एक कंट्री है इटली जहाँ की बेनिटो मुसोलिनी जो है, नाम आपके लिए नया होगा, बेनिटो मुसोलिनी, ये वहाँ पर इसी तरीके का राजा था। मतलब ये किसी और का नहीं सुनता था, हमेशा अपना ही जो है वो जो इसको करना होता था करना। इसके अलावा एक फेमस राजा है जिसके बारे में आप जानते हैं, मुसोलिनी नाम है इसका। ठीक है, बेनिटो मुसोलिनी। इसके अलावा एक फेमस राजा है जो है जर्मनी का। कौन है? एडोल्फ हिटलर। इसको तो आप काफ़ी अच्छे से जानते होंगे, इसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा भी। इसका भी ऐसा ही है, जो ये सोचेगा वही करेगा, इसके अलावा इसको किसी और का जो है वो नहीं मानना है। फैसिज्म का मेन यही है कि इसके अलावा और कोई जो जिस ग्रुप का राजा है, अगर उसके अलावा कोई और दूसरा ग्रुप है तो उसको फिर जीने का अधिकार नहीं है, वो जो है वो उसको मार देता था। तो ऐसा जो है वो वहाँ पर रहता था। मतलब एक तरीके से जो है वो कोई भी ओपोजिशन नहीं चाहिए उसको, बस ये है कि हमारा देश, हम उसको डील करेंगे कैसे वो करना। एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो है वो फॉलो करने वाले लोग ये सब थे। तो फैसिस्ट फोर्सेस से यूएसएसआर ने बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनको आज़ाद कराया था, और वो फिर वो जाकर जो है वो यूएसएसआर का ही हिस्सा बन गए थे। जो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम था ये सारी कंट्रीज़ का, वे सब मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के हिसाब से ही जो यहाँ का पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम था वो सब जो है वो मॉडल किया गया था, मतलब उसी तरीके से चलता था वहाँ का। ये जो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ थी, इसी को जो है वो हम लोग क्या कह रहे हैं, सेकेंड वर्ल्ड
जो हम यहाँ पर आपको बताएं कि यूएसएसआर और इसके साथ साथ जितनी भी कंट्रीज़ थी, मतलब 15 कंट्रीज़ जो हैं, इसके अलावा भी और कंट्रीज़ जो इसको सपोर्ट कर रही होंगी, वो सब मिलाकर एक ग्रुप बनाती थी जिनको हम लोग सेकेंड वर्ल्ड बोलते थे या फिर सोशलिस्ट ब्लॉक बोलते हैं। तो ये आपको अंडरलाइन करने वाला चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो मिक्सअप हो गया तो इसको सही कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जो टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है सेकेंड वर्ल्ड, कि भाई सेकेंड वर्ल्ड जो है वो किसको कह रहे हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड कह रहे हैं यूएसएसआर और उसके साथ साथ जितने भी जो ग्रुप कंट्रीज़ थी जिसको उसने आज़ाद कराया था फैसिस्ट फोर्सेस से, तो वो हो गया। और उसी को हम लोग जो है वो सोशलिस्ट ब्लॉक भी कहते थे। तो जो फर्स्ट पेज में हमने पढ़ा था कि सेकेंड वर्ल्ड को 1989 के बाद जो है वो एक तरीके से वो ख़त्म हो गया, तो ये सेकेंड वर्ल्ड यही है, यूएसएसआर ही है। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्या है तो उसको देखते हैं। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट है वर्सॉ पैक्ट। अब ये वर्सॉ पैक्ट क्या है? वर्सॉ पैक्ट एक मिलिट्री अलायंस है, किसके बीच में? इन सब कंट्रीज़ के बीच में, जितना भी 15 कंट्रीज़ का नाम जो अभी हम आपको बताया ना, जो पूरा यूएसएसआर के साथ जो मिला हुआ है एक साथ, तो इस सब का जो है वो आपस में एक मिलिट्री अलायंस था कि अगर किसी एक दूसरे पे कोई हमला कर रहा है तो वहाँ पर जो है वो कोई दूसरा उसको बचाने के लिए आ जाएगा। तो ये सब ग्रुप का जो है वो आपस का एक तरीके से एक अलायंस है, उसी को हम लोग जो है वो वर्सॉ पैक्ट कहते हैं। एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, बहुत छोटा बात है, 1 नंबर 2 नंबर में आएगा, लेकिन हाँ आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो वर्सॉ पैक्ट जो है वो मिलिट्री अलायंस है जो कि साथ में सबको जोड़ कर रखा हुआ था, और यूएसएसआर जो है वो उस पूरे ब्लॉक का लीडर माना जाता था। तो जितनी भी कंट्रीज थे सब आपस में मिलिट्री पैक्ट में से जुड़ी हुई थी, जिसको वर्सॉ पैक्ट कहा जाता था। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, कुछ है नहीं विशेष, बस यूएसएसआर के बारे में जो है वो एक पूरा कहानी बताया हुआ है कि यूएसएसआर का मतलब क्या था। रशिया में रेवोल्यूशन हुआ 1917 में, वहाँ के बाद जो है वो एक सोवियत ब्लॉक बना, यूएसएसआर वहीं से जो है वो स्टार्ट हुआ था, है ना। उसके बाद उसने बहुत सारी कंट्रीज़ को जो है वो फैसिस्ट फोर्सेस से आज़ाद कराया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। तो फिर ये लोग मिलकर जो है वो एक अपना सेकेंड वर्ल्ड बना लिए, या फिर सोवियत ब्लॉक कहिए या सोशलिस्ट ब्लॉक कहिए। इन लोग का जो मेन आइडियोलॉजी था वो सोशलिज्म ही था। तो ये लोग जो है वो कम्युनिस्ट कंट्रीज़ हुए बाद में, और इन लोग जो है वो कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट रहते थे, है ना। एक पैक्ट था जिससे ये सब जुड़े हुए थे, तो उसको वर्सॉ पैक्ट कहते हैं, वो जो कि एक मिलिट्री अलायंस था, मिलिट्री पैक्ट था कि एक दूसरे को मिलिट्री असिस्टेंस देंगे ज़रूरत पड़ने पे। तो ये सारी बातें अभी तक आपको बताई गई हैं, तो कुछ बहुत बड़ा बात नहीं है, आसानी से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सोवियत यूनियन के बारे में कुछ फीचर्स कहिए या अच्छी बातें कहिए, वो सब यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है दी सोवियत यूनियन बिकेम अ ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो सोवियत यूनियन है वो इसलिए बहुत स्ट्रांग हो गया होगा, क्योंकि एक तो ऐसे ही जीता हुआ ग्रुप में था, एलाइड ग्रुप में था, तो ऐसे भी उसको स्ट्रांग होना ही था। द सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड दैन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट द यूएस। और उस समय में एक बहुत बड़ी बात ये थी कि जो सोवियत इकोनॉमी है, जो यूएसएसआर की इकोनॉमी थी, वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा डेवलप थी। सबसे ज़्यादा का मतलब अमेरिका से ज़्यादा नहीं, अमेरिका से कम ही था। इट हैड अ कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन। अब क्योंकि ऑब्वियसली आप इकोनॉमी में नंबर 2 पर है, तो आप हमेशा चाहेंगे कि नंबर 1 हो जाए किसी तरीके से, तो वो जो आइडियोलॉजिकल लड़ाई है वो इस चीज़ के लिए भी है, इकोनॉमी के लिए भी है। इट हैड अ कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन एंड स्टील, machinery production and a transport sector that connected its remotest areas with efficiency। अब देखिए यूएसएसआर का जो है वो एक तरीके से बढ़िया बात यहाँ समझाया हुआ है। क्या बताया हुआ है कि यूएसएसआर के पास कम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज था, जैसे कि ऑयल हो गया, आयरन स्टील हो गया, है ना। इसके अलावा जो है वो मशीनरी प्रोडक्शन भी यहाँ पर जो है वो काफ़ी बेहतर था, और बहुत बढ़िया ट्रांसपोर्ट सेक्टर भी जो है वो इन लोग का चल रहा था, और रिमोटेस्ट एरिया तक इन लोग का जो है वो कनेक्टिविटी था। रिमोटेस्ट एरिया मतलब अंदर से अंदर तक का जो है वो इन लोग का कनेक्टिविटी पहुँचा हुआ था। तो ये लोग तरीके से अपने हिसाब से मैनेज कर रहे थे बढ़िया से। इट हैड अ डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस्ड एवरीथिंग फ्रॉम पिन्स टू कार्स। अब इनके पास एक ऐसी इंडस्ट्री थी, डोमेस्टिक खुद की इंडस्ट्री थी, जो सब कुछ बना रही थी, पिन से लेकर कार तक सब कुछ बना रही थी। हाँ, क्वालिटी जो है वो वैसा नहीं था जैसा वेस्टर्न कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ का था, जैसा अमेरिका का क्वालिटी था, या अमेरिका और उस तरफ के जितने भी देश थे उनके क्वालिटी जैसा तो क्वालिटी नहीं था। लेकिन हाँ, ये बात है कि ये लोग बना सब कुछ रहा था, अपना खुद का ही बना रहा था। द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल सिटीजन। ये उन लोग का खासियत था कि वो लोग कम से कम ये देखता था कि जितने भी हमारे सिटीजन, क्योंकि आइडियोलॉजी वही था, सोशलिज्म था, सब लोगों का ध्यान रखना है, तो इन लोग का ये था कि भाई हमको किसी तरीके से कम सिटीजन लोग का एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तो हमको जो है वो उन लोग को देना है, कि कोई भी जनता जो है वो हमारे यहाँ दुखी नहीं होना चाहिए। बेसिक मिनिमम जो ज़रूरत है वो उन लोग का पूरा होना चाहिए।
एंड गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड बेसिक नेसेसिटीज़ इंक्लूडिंग हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर एंड अदर वेलफेयर स्कीम्स। तो सरकार के तरफ से सब्सिडीज़ भी मिल रही है, हेल्थ को सब्सिडाइज़ कर दिया गया, मतलब हेल्थ का सारा खर्चा जो है वो सरकार देखेगी, एजुकेशन का सारा खर्चा सरकार देख रही है, चाइल्ड केयर बच्चा को कैसे देखभाल करना है उसका जो ध्यान भी जो सरकारी रख रही है, और बाकी वेलफेयर स्कीम भी जो है वो वहाँ पर चलाया जा रहा था। तो कम्युनिस्ट में जो है वो सरकार पूरी तरीके से, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में सरकार पूरी तरीके से जो है वो जनता के लिए समर्पित थी, एज़ पर जो यूएसएसआर का आइडियोलॉजी है उससे जो हम लोग को समझ में आ रहा है। स्टेट ओनरशिप वॉज द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप। तो वहाँ पर चीज़ों का जो ओनरशिप था वो किसके पास था? सरकार के पास था, स्टेट के पास था। स्टेट यहाँ पर देखिए, पॉलिटिक्स में आप स्टेट वर्ड अगर सुने तो आप समझिए कि अथॉरिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो जो अथॉरिटी था वो कौन था भाई? सरकार था। तो सरकार के ही ओनरशिप के अंदर सारा कुछ आ रहा था, जैसे कि ज़मीन हो गया या कोई भी प्रोडक्टिव एसेट्स हो गया, ये सब जो है वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था? सोवियत स्टेट के द्वारा। तो आपको समझ में आ रहा है कि सोवियत गवर्नमेंट का जो है वो किस तरीके का फीचर है, किस तरीके से वो लोग जो है वो रह रहे थे, है ना, किस तरीके से अपने देश में जो है वो कानून चला रहे थे, सब कुछ कंट्रोल अपने हाथ में रखे हुए थे, जनता के लिए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो उनको देना था, वो उनका टारगेट रहता था, है ना, हेल्थ को, एजुकेशन को, ये सब चीज़ को सब्सिडाइज़ कर दिए थे वो लोग। तो कुछ सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए इसमें। इसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पर हम लोगों को कुछ ड्रॉबैक समझ में आता है। नीचे का जो पैराग्राफ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप उसमें ड्रॉबैक समझेंगे। तो अब कहता है कि दी सोवियत सिस्टम हाउएवर बिकम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन। अब क्योंकि सारा सुविधा, सारा जो है वो पावर जो है वो किसके पास है? सरकार के पास है। तब सरकार तो अपने हिसाब से काम करेगी। जब सरकार अपने हिसाब से काम करेगी तो आपको अथॉरिटेरियन तो लगेगी ही, क्योंकि इसमें आपका जो है वो कोई रोल नहीं है, जनता का कोई रोल नहीं है। जनता कुछ भी कहेगी या कोई भी प्राइवेट इंसान अगर कोई कितना भी अमीर हो, अगर वो कोई इन्फ्लुएंस करना चाहेगा सरकार को, तो सरकार होगी नहीं, क्योंकि सरकार के हिसाब से सब कुछ चल रहा है। तो सरकार जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक थी। ब्यूरोक्रेटिक मतलब जो लोग अपॉइंट होते थे सरकार को चलाने के लिए, सिर्फ उन्हीं के बारे में, जो उन्हीं की जो है वो बातें सुनी जाती थी, बाकी किसी की नहीं, है ना। तो सरकारी कामकाज के तरीका जो है वो वैसे ही था कि भाई सब कुछ सरकार के अंदर ही आना है। इसके वजह से जो लोगों का जीवन है वो ऑब्वियसली मुश्किल होने लगा, क्योंकि उनका अपना कोई राय विचार है ही नहीं, कोई अपना काम वो कर नहीं सकते थे, जो भी है वो सरकार के अंदर ही था। लैक ऑफ डेमोक्रेसी, अब क्योंकि सब कुछ सरकार कंट्रोल कर रही है तो निश्चित है डेमोक्रेसी की कमी महसूस होगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो लोगों के पास नहीं होगा। इसके वजह से लोग जो है वो अपना डिसेंट जो है वो दिखाते थे, कैसे? जोक्स में और कार्टून्स में। तब उन लोगों के पास तो कोई ऑप्शन है नहीं, सरकार का बुराई कैसे करे, तो वही कार्टून बना दिया या कुछ जोक सुना दिया सरकार के विरुद्ध, तो उसी में जो है वो अपना लोग डिसेंट दिखाता था, अपनी जो उनकी जो नाखुशी थी वो सरकार के लिए जो भी उनको दिक्कत है वो वैसे दिखाते थे। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सोवियत स्टेट नीडेड रिफॉर्म। सबको ये पता था कि भाई सोवियत स्टेट का बहुत सारे इंस्टीट्यूशन को अब रिफॉर्म की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है जनता उससे खुश नहीं है। सबसे बड़ी बात जो वन पार्टी सिस्टम थी उसकी वजह से ये था कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द स्टेट यूनियन हैड टाइट कंट्रोल ओवर ऑल इंस्टीट्यूशन एंड वाज अनअकाउंटेबल टू द पीपल। क्योंकि एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो लोगों के लिए अकाउंटेबिलिटी तो उनको ऑब्वियसली नहीं लगेगी। उनको लगेगा कि भाई जब कोई दूसरा है ही नहीं तो फिर हमको क्या ही टेंशन है, जो करना है हमको खुद ही करना है। तो ये चीज़ जो है वो जनता को बहुत बुरी लग रही थी कि भाई एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, सारा कंट्रोल जो है, सारे इंस्टीट्यूशन का कंट्रोल जो है वो उन्हीं के पास है, तो फिर कैसे जो है वो हम लोग के लिए काम होगा। आगे देखें, The party refused to recognize the urge of people in 15 different republics that formed the Soviet Union to manage their own affairs, including their cultural affairs. अब बात यह है कि हम लोग जो है वो भी पढ़े थे कि यूएसएसआर में कितना कंट्री है भाई? 15 कंट्री है। तो ये कह रहा है जितना भी 15 कंट्री था ना, उसमें वो लोग अपना कोई भी काम, चाहे वो कल्चरल अफेयर ही क्यों ना हो, वो कुछ भी नहीं कर पाता था खुद से। क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन का जो स्टेट था, जो सरकार था, वो कहता था कि उसके अलावा जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो बोलती थी कि हमारे अलावा आप कोई भी काम नहीं कर सकते, जो भी करना होगा हमसे पूछ के करना होगा या हम उसको ऑथराइज़ करेंगे तभी होगा। तो ये पार्टी जो है वो सब चीज़ के लिए मना कर दी लोगों को कि भाई कोई भी अपना कल्चरल फ्रीडम भी जो है वो लोगों के पास अब नहीं है। कल्चरल फ्रीडम सबसे बेसिक होता है, कम से कम अपना कल्चर फॉलो करें, अपने हिसाब से जिए, तो वो भी जो है वो सरकार वहाँ पर करने नहीं दे रही। ऑल्दो ऑन पेपर रशिया वॉज only one of the 15 republics that together constituted the USSR. In reality, Russia dominated everything and people from other region felt neglected and often suppressed. अब जो भी ये 15 कंट्रीज़ थी, इसमें ऐसे देखा जाए तो 15 का जब हम नाम लिख रहे हैं तो रशिया भी उसी 15 में से कोई एक कंट्री आपको देखने को मिल रही है, लेकिन रशिया इन 15 में से सबसे ज़्यादा पावरफुल थी। और बेसिकली यूएसएसआर में जितना भी इन्फ्लुएंस था उसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो है वो रशिया का ही चलता था। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि रशिया वॉज
ओनली वन ऑफ द 15th रिपब्लिक दैट टुगेदर कंस्टिट्यूट यूएसएसआर, बट इन रियलिटी रशिया डोमिनेटेड एवरीथिंग। तो ऐसे देखेंगे तो 15 में से कोई एक कंट्री जो है, जैसे बाकी कंट्री है वैसे रशिया है, लेकिन रशिया जो है वो सब चीज़ को डोमिनेट करता था और बाकी जगह के जो लोग थे उनको लगता था कि उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया है या उनको दबाया जा रहा है, उनको सप्रेस किया जा रहा है, उनकी बातों को जो है वो नहीं सुना जा रहा है। तो ऐसा रशिया के अलावा बाकी जितने भी देश थे वहाँ के लोगों को लग रहा था कि सब कुछ जो है वो रशिया के कंट्रोल में ही हो रहा है, सब कुछ रशिया ही कर रहा है। इसके बाद देखते हैं, इन आर्म्स रेस द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएस फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट ग्रेट कॉस्ट। अगर आप वैसे देखें हथियारों के मामले में तो यूएसएसआर जो है वो हमेशा कोशिश करता था कि अमेरिका जितना जो है वो हथियार हमारे पास भी हो, तो कभी कभी उसको मैच कर भी जाता था, लेकिन उसके लिए जो है वो बहुत पैसा खर्चा हो रहा है। सोवियत यूनियन लैग्ड बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन फुलफिलिंग द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ द सिटीजन। सबसे बड़ा समस्या ये था कि सोवियत यूनियन जो है वो उसके पास वैसी टेक्नोलॉजी ही नहीं थी जैसा वेस्ट की कंट्रीज़ के पास थी। जैसे अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी था वैसा टेक्नोलॉजी इसके पास था नहीं, तो भाई ये कैसे मैनेज करेगा। तो फिर एक तो ये प्रॉब्लम है, जैसे कि चाहे ट्रांसपोर्ट को लेकर इसके पास सब कुछ इसका बढ़िया था लेकिन क्वालिटी वैसा नहीं था। सब कुछ तो ये कर ही रहा था, ये तो पिछले पेज में भी हम लोग देखे थे कि काम तो सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो सारा जो है वो इसके पास वो क्वालिटी जिस तरीके का अमेरिका के पास है वैसा क्वालिटी इसके पास नहीं था। और उससे भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि ये जो भी सिटीज़न थे, जो भी जनता है, उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो भी इच्छाएं हैं उसको नहीं समझ पा रहा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो सरकार बोल रही है वो मजबूरी में लोगों को करना पड़ रहा है, तो फिर लोगों का क्या ही है ना, वो कितना भी हल्ला कर ले कुछ होना नहीं है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, वो है सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान इन 1979 वीकेंड द सिस्टम इवन फर्दर। अब कह रहा है कि लोग तो ऐसे ही विद्रोह कर ही रहे हैं इसका कि भाई हमारा तो कुछ सुना नहीं जा रहा, हमारा तो स्थिति और ख़राब हो गया है सरकार के चक्कर में। इसके अलावा सोवियत यूनियन क्या करता है, 1979 में अफगानिस्तान के ऊपर इन्वेजन कर देता है, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर देता है, उसको अपने कब्जे में ले लेता है। तो इस वजह से जो है वो ये सिस्टम और कमज़ोर पड़ जाता है। अब वो कैसे, तो इसके पीछे का कहानी सुनिए, ध्यान से सुनिएगा कि 1979 में अफगानिस्तान के ऊपर मतलब यूएसएसआर जो है वो अटैक कर देता है। अब सवाल है कि क्यों अटैक करता है, क्या ज़रूरत है भाई अटैक करने का, अफगानिस्तान से क्या लेना देना है इसका। तो देखिए अफगानिस्तान ना एक तरीके का उस समय में, जिस समय में की ये बात है 1979 के आसपास, उस समय में अफगानिस्तान कम्युनिस्ट कंट्री था, लेकिन अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहाँ ज़्यादा बढ़ रहा था। ठीक है, अफगानिस्तान के लोगों को भी लग रहा था कि जो है वो अमेरिका का कल्चर, अमेरिका का जो सरकार चलाने का तरीका है या अमेरिका में जो भी डेवलपमेंट है वो ज़्यादा बेहतर है। तो वहाँ अमेरिका का इन्फ्लुएंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब क्योंकि वहाँ की अमेरिका का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो ये डर था यूएसएसआर को कि हो सकता है अफगानिस्तान में जो है वो सरकार बदल दे, सरकार वहाँ हटा दे अमेरिका और अपना कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट ले आए। तो इस चीज़ को बचाने के लिए यूएसएसआर क्या करता है, अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो हमला कर देता है और उसको अपने कब्ज़े में ले लेता है। ठीक बात है। अब इसके जो है वो अब कब्ज़े में तो ले लिया, लेकिन लोग तो ऑब्वियसली ना खुश हैं, तो यहाँ जो है वो कंटिन्यूअस विद्रोह चलते रहता है और ये लड़ाई जो है वो करीब करीब 10 साल तक जो है वो चलता है ये लड़ाई। तो 1979 में जब कब्ज़ा करता है तब से लेकर 10 साल देखेंगे तो 1989 तक का जो है वो ये लड़ाई चलता है और तब उसके बाद जो है वो इसको फाइनली अफ़गानिस्तान को जो है वो छोड़ना पड़ जाता है। तो वही बोल रहा है कि ये जो सोवियत यूनियन का जो इन्वेजन था अफ़गानिस्तान में 1979 में, उस वजह से ये जो पूरा सोवियत का जो सिस्टम है ये और कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वहाँ भी विद्रोह हो गया प्लस इन्वेजन हो रहा है, तो भाई पैसा भी लगता है उसमें, तो रिसोर्सेज भी ख़त्म हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ से वजह से जो है वो तो नुकसान हुआ बहुत सारा। दो वेजेस कंटिन्यू टू ग्रो, प्रोडक्टिविटी एंड टेक्नोलॉजी फेल कंसिडरेबली बिहाइंड दैट ऑफ द वेस्ट। तो पैसा तो किसी तरीके से आप मैनेज कर ले रहे हैं, लेकिन जो टेक्नोलॉजी है वो कमज़ोर है, जो प्रोडक्टिविटी है वो नहीं हो रहा है, तो वो तो वेस्ट से बहुत पीछे चल रहा है आपका, टेक्नोलॉजी आप ऑलरेडी बहुत पीछे है। तो इन सारा चीज़ों को जब आप मिला कर देखेंगे तो ये सब चीज़ वो बड़ा बड़ा कारण बना जिसके वजह से यूएसएसआर जो है वो कमज़ोर हो गया और एक तरीके से समय आने पर 1989 के बाद वो डिसइंटीग्रेट हो गया, पूरी तरीके से टूट गया। जो 15 देश एक साथ थे वो बेसिकली टूट गए। तो क्योंकि अब अफ़गानिस्तान में इन्वेजन हो रहा है तो उसी को आगे बात को बढ़ाया हुआ है कि अफ़गानिस्तान में इन्वेजन हुआ, उसके वजह से जो है वो प्रोडक्टिविटी टेक्नोलॉजी सब जो है वो धीरे धीरे वेस्ट से जो है वो बहुत पीछे चल ही रहा था। इसके बाद जो है वो शॉर्टेज भी होने लगा किसमें, कंज्यूमर गुड्स में।
तो लोगों को जो है वो सामान भी नहीं मिल रहा है। एक तरीके से फूड इंपोर्ट जो है वो बढ़ने लगा समय के साथ, क्योंकि खुद के यहाँ तो खाना है नहीं, अब इन्वेजन कर रहे हैं, आर्म्स रेस में लगे हुए हैं कि भाई हमको जो है वो उससे ज़्यादा हथियार लेना है, तो निश्चित है कि कामकाज तो होगा नहीं वहाँ पर ज़्यादा, तो फूड जो है वो सप्लाई हो नहीं रहा, तो उसके वजह से फूड का इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उस वजह से और जो है वो लोड बढ़ जाता है। तो सोवियत इकोनॉमी जो है वो धीरे धीरे 1970s के बाद बहुत कमज़ोर हो गई और एक तरीके से स्टैग्नेंट हो गई कि अब ना बढ़ रही है ना घट रही है। तो इसी तरीके का जो है वो इकोनॉमी जो है वो वहाँ पर, अब हम लोग 1989 तक तो पहुँच गए कि हाँ भाई 1989 में जो है वो 10 साल तक का जो है इसका स्ट्रगल है वो चला। 1970s के बाद जो है वो धीरे धीरे USSR की इकोनॉमी जो है वो और कमज़ोर हो गई। यहाँ के बाद वो पूरा जो डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR है कि कैसे USSR पूरा तरीके से टूट गया, अलग अलग कंट्रीज़ जो है वो वहाँ पर आज़ाद हो गई, है ना। तो उस सब चीज़ के बारे में हम लोग को जो है वो अब आगे पढ़ना है, जिसमें गोर्बाचेव और पूरे डिसइंटीग्रेशन की कहानी जो है वो यहाँ पर हमको समझाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग जो है वो पढ़ेंगे, लेकिन ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो लगभग जो है वो 50 मिनट के आसपास का, 40-45 मिनट का वीडियो हो गया है। तो हम जब इंट्रोडक्शन वीडियो बनाए थे तभी ये बात बोले थे कि किसी भी चैप्टर को हम लोग बहुत हड़बड़ा के या एक बार में पूरा नहीं पढ़ने का कोशिश करेंगे, आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं। और जब आप पहली बार कोई चीज़ पढ़ें तो इत्मीनान से पढ़ें। तो अभी तक आपको जहाँ पढ़ाया गया है कम से कम वहाँ उसको आप एक बार खुद से रीड करके देखिएगा, चीज़ों को समझने का कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है हमको जितना लगा कि जितना बेहतर बता सकते हैं आपको सारा बात बता दिए हैं। एक बार अगर आप खुद से चैप्टर को रीड कर लीजिए, मतलब जितना दूर पढ़ाए हैं उतना ही, फर्स्ट एक टॉपिक ही अगर आप उतना पढ़ लेंगे तो आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमको नहीं लगता है इसके बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत है, आप खुद से पढ़िए, वो ज़्यादा बेहतर है। इसके आगे जो है वो हम लोग दूसरे पार्ट में चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और टोटल मिला के हम आपको फिर से बता देते हैं कि अगर एक बुक में देखें तो आपका 7 चैप्टर है, दूसरे बुक में 8 चैप्टर है, दोनों मिलाकर 15 चैप्टर होता है। अगर एक चैप्टर को हम लोग एक हफ्ते में भी कंप्लीट कर रहे हैं तो 105 दिन में अपना सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब 105 दिन में सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तो हम सिलेबस को 2 बार कवर कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से पढ़ना है, ऐसा नहीं कि बस एकदम ज़बरदस्ती पढ़े जा रहे हैं, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारा कहानी है, बहुत सारा जो है एस्पेक्ट है जो आपको समझना पड़ेगा, तो इसीलिए इत्मीनान से चलते हैं, हड़बड़ाने की बात नहीं है। अगले वीडियो में हम लोग का मुलाकात फिर से होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं कमेंट में। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छा बताएं, कुछ इशू लग रहा है तो वो भी बताएं, ताकि उसको अगले बार रिजॉल्व किया जा सके। तो आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक अपना ध्यान रखिए और जो भी हो जितना भी हो थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। ठीक है।